सो स्टूडेंट्स वेलकम टू AIB एजुकेशन स्टडी विद अनस सर। तो लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 1 कवर अप कर लिया था अपने अकाउंट्स का, क्लास 11 का। तो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 11th अकाउंट्स चैप्टर नंबर 2 बेसिक ऑफ अकाउंटिंग टर्म्स। देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर से इस चैप्टर पढ़ने के बाद हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि एंटाइटी क्या होती है, डेट्स क्या होते हैं, डेटर क्या होते हैं, क्रेडिटर्स क्या होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए सबसे पहले टॉपिक इसके अंदर मिलता है एंटाइटी का। देखो एंटाइटी का मतलब ये होता है कोई ऐसा चेन, कोई ऐसा नाम जिससे हमारे बिजनेस को जो है वो पहचाना जाए। ठीक है, तो एंटाइटी जो है वो दो तरीके की होती है, पहले बिजनेस एंटाइटी एंड दूसरी नॉन बिजनेस एंटाइटी। बिजनेस एंटाइटी वो होती है जो कि पर्पस ऑफ मनी यानी मनी के लिए ही क्रिएट की गई हो, उसे बिजनेस एंटाइटी कहा जाता है। नॉन बिजनेस एंटाइटी उसे कहते हैं जैसे कि जो बिना प्रॉफिट के पर्पस के लिए इस्टेब्लिश्ड की गई हो, बनाई गई हो। जैसे कि नॉन बिजनेस एंटाइटी का एग्जांपल लिया जाए तो चैरिटेबल हॉस्पिटल। अब जो चैरिटेबल हॉस्पिटल होते हैं वो कोई बिजनेस के पर्पज से तो नहीं होते, वो एक सोशल वेलफेयर के लिए होते हैं। तो इस तरीके की एंटाइटी को नॉन बिजनेस एंटाइटी कहा जाता है। और बिजनेस एंटाइटी का अगर एग्जांपल लें तो उसके लिए ले सकते हैं हम रिलायंस इंडस्ट्री एलटीडी, बजाज ऑटो एलटीडी एंड आईटीसी एलटीडी। ये सारे बिजनेस हैं, ये बिजनेस करते हैं और इनका मेन पर्पस ही ये होता है प्रॉफिट का, कि मैक्स टू मैक्स हमें प्रॉफिट अर्न करना है, तो इनको बिजनेस एंटाइटी कहा जाएगा। तो एंटाइटी बेसिकली दो तरीके की होती है, पहला बिजनेस एंटाइटी एंड दूसरा नॉन बिजनेस एंटाइटी। और वो बिजनेस एंटाइटी का मतलब ये होता है कि एक ऐसा नाम या फिर ऐसा चेन जिससे हमारे बिजनेस को पहचाना जाए। सो आगे बढ़ते हैं। देखो बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब ये होता है कि अपने बिजनेस के अंदर कोई गुड्स का एक्सचेंज होना, यानी कि ट्रांजैक्शन का होना। वो ट्रांजैक्शन कैसी होती है, सेल एंड परचेज से रिलेटेड, तो उसी को ही बिजनेस ट्रांजैक्शन कहा जाता है। और वो किस में होनी चाहिए, उसमें मनी की टर्म्स में होनी चाहिए। यानी कि जो भी हम बिजनेस की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, चाहे वो सेल कर रहे हैं, चाहे वो परचेज कर रहे हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें क्या होना चाहिए, पैसा ज़रूर इन्वॉल्व होना चाहिए। अगर वो पैसा इन्वॉल्व नहीं होगा तो उसको बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं कहा जाएगा। तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन में देखने को मिलेगी, इट इज़ एन एक्सचेंज ऑफ मनी, गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि एक्सचेंज होना गुड्स का, सर्विस का विद टर्म ऑफ मनी, इसी को ही बिजनेस ट्रांजैक्शन कहा जाता है। तो अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अकाउंट, देखिए अकाउंट का मतलब क्या होता है, आ रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन अंडर दैट हेड। यानी कि जो भी ट्रांजैक्शन हम यहाँ करते हैं अपनी अकाउंटिंग के अंदर, फॉर एग्जांपल जैसे हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंस का करा, टेलीफोन एक्सपेंस का करा और अखिल का करा हमने, ये सब बेसिकली हमने रिकॉर्डिंग करी। जैसे अखिल हमारा डाटा है, वो हमसे कोई क्रेडिट पे सामान लेके गया, नहीं उधार पे सामान लेके गया है, और हमने उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड कर लिया। तो इसी का एक अकाउंट बना लेते हैं, यानी कि इन सभी के एक हेड बना लेते हैं। हेड यानी कि जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था, क्लासीफाई करते हैं ना हम अपने अकाउंट्स को। जैसे कि एक्सपेंस को एक्सपेंसेस के अकाउंट में, अखिल को अखिल के अकाउंट में, डेटर को डेटर के अकाउंट में। तो इस तरीके से उन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन को उनके हेड के अंदर पुट कर देना, उसी को अकाउंट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का हमने रिकॉर्डिंग करी, तो इसको इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के अकाउंट के अंदर डाल दिया जाए। ट्रैवलिंग एक्सपेंस के अंदर डाल दो, अखिल के अकाउंट के अंदर डाल दो। बेसिकली यहाँ पे उन सभी के जो हेड ऑफ अकाउंट होते हैं उन्हीं के अंदर हमें पुट करना होता है, उसी को अकाउंट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें मिलता है दो कैपिटल। तो कैपिटल का मतलब क्या होता है, कैपिटल मतलब बेसिकली वो होता है वो अमाउंट जो कि प्रोपराइटर यानी कि ओनर अपने बिजनेस के अंदर लगाता है। सबसे ज़्यादा रिस्क भी वही उठाता है, सबसे ज़्यादा लॉस भी वही झेलता है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट भी वही कमाता है, यानी वही इंजॉय करता है। उसी को कैपिटल कहते हैं। यानी कि जो अमाउंट बिजनेस में एक प्रोपराइटर अपनी तरफ से लगाता है उसी को कैपिटल कहा जाता है। देखो यहाँ पे छोटा सा फॉर्मूला दे रखा है, कैपिटल इक्वल्स टू एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी। यानी कि कैपिटल निकलता कैसे, पहले एसेट्स, हमारे टोटल एसेट्स कितने होते हैं, पिछली क्लास में थोड़ा सा बहुत बताया था आपको एसेट्स क्या होते हैं। तो उन एसेट्स में से माइनस कर देना बाहर की लाइबिलिटी। बाहर की लाइबिलिटी जैसे कि बैंक वगैरह, इस तरीके की बाहर की लाइबिलिटीज़ को माइनस कर देना, तब हमारा क्या आ जाता है, कैपिटल आ जाता है। उसी को कैपिटल कहा जाता है। देखो ड्राइंग, अब ड्राइंग का मतलब क्या होता है, देखो ड्राइंग का मतलब होता है अमाउंट्स गुड्स और एसेट्स टेकन बाय द प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज़। यानी कि देखो बिजनेस को जो है वो बिजनेस को और प्रोपराइटर को दोनों को अलग अलग रखा गया है। यानी कि बिजनेस एक अलग है और प्रोपराइटर का अलग है। क्यों, क्योंकि बिजनेस जो करा जाता है वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है, ना कि प्रोपराइटर पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि बिजनेस की लाइबिलिटी होती है, यानी बिजनेस की उधारी होती है, उसको प्रॉफिट कमा के देना प्रोपराइटर को। तो इसलिए बिजनेस एक अलग स्टेज पर है और प्रोपराइटर एक अलग, इन दोनों को अलग अलग रखा गया है। तो यहाँ पे ड्राइंग्स के अंदर क्या बता रहा है कि ड्राइंग का उसे कहते हैं जैसे कि प्रोपराइटर
अपने बिज़नेस के अंदर से कोई गुड्स, कोई सर्विस, कोई भी चीज़ उठा के ले जाता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसको ड्राइंग कहा जाता है, ठीक है? यानी कि अपने गुड्स, अपने एसेट्स या फिर अपनी कोई भी सर्विस खुद के लिए यूज़ करने के लिए ले जाता है अपने घर, तो उसको ड्राइंग कहा जाता है, ओके? लायबिलिटी, देखो लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? उधारी, यानी कि जिस किसी से हमने कोई उधारी ले रखी है तो उसको चुकाना होता है, ठीक है? अब देखो लायबिलिटी भी 2 तरीके की होती हैं, पहला इंटरनल लायबिलिटी एंड दूसरा एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या होती है? देखो यहाँ पे बता रखा है थोड़ा-सा हमें, एक्सटर्नल लायबिलिटी अराइज़ बिकॉज़ ऑफ क्रेडिट ट्रांज़ैक्शन। देखो इसका मतलब ये होता है, एक्सटर्नल लायबिलिटी उसको कहा जाता है जैसे क्रेडिट ट्रांज़ैक्शन, यानी उधार पे सामान बेच देना, लोन ले लेना, ठीक है? क्रेडिटर बैंक ओवरड्राफ्ट लेना, लॉन्ग टर्म लोन ले लेना, तो ये सब हमारी बाहर की उधारी हैं। इन सभी को हमने इंटरेस्ट भी देना है और पूरा अमाउंट भी फुल ऑफ फाइनल देना है। तो इसको एक्सटर्नल लायबिलिटी कहा जाता है, यानी कि जो बिज़नेस के बाहर से ली गई हैं। और इंटरनल लायबिलिटी वो होता है जो हमें बिज़नेस के अंदर ही उधार पे, मतलब बिज़नेस के अंदर ही चुकानी है, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट की सैलरी, वेजेस, वर्कर की रिपेयर्स, इस मतलब इस तरीके से कुछ जो इंटरनल लायबिलिटी होती है लाइक सैलरी एंड वेजेस, ये समझिए आप। उसको इंटरनल लायबिलिटी कहते हैं जो हमें अपने बिज़नेस के अंदर ही चुकानी है, और एक्सटर्नल लायबिलिटी कहते हैं जो बिज़नेस के बाहर देनी है, ओके? तो लायबिलिटी भी 2 तरीके की होती है, पहला नॉन करंट लायबिलिटी एंड दूसरा करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी ये होती है जो कि वो नॉन करंट लायबिलिटी मतलब होता है जो अमाउंट हम 12 महीनों के बाद, यानी कि 1 साल के बाद देते हैं, उसको नॉन करंट लायबिलिटी कहा जाता है। और करंट लायबिलिटी कहा जाता है जो अमाउंट हम 1 साल के अंदर पे कर देते हैं, उसको करंट लायबिलिटी कहा जाता है, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। देखो एसेट्स, एसेट्स का मतलब क्या होता है बेसिकली? एसेट्स हमारे वो होते हैं जो हमें फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल देखो मशीनरी, आज हमने मशीन खरीदी, वो फ्यूचर के अंदर गुड्स बनाएगी, सर्विस देगी हमें, तो प्रॉफिट किसे होगा? हमें होगा। आज हमने ज़मीन खरीदी, वो ज़मीन आगे चल के 1 करोड़ रुपए की बिकेगी, प्रॉफिट किसे होगा? हमें होगा। बिल्डिंग हमने आज बनाई, बिल्डिंग के अंदर हम अपना ऑफिस या फिर अपने वर्कर्स के लिए कोई जगह बना सकते हैं, तो वो फ़ायदा किससे होगा? हमें होगा। तो बेसिकली एसेट्स उन्हें कहते हैं जो हमें फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट प्रोवाइड करें, उन्हीं को एसेट्स कहा जाता है। अब देखो एसेट्स भी बेसिकली, आप ये तो पता ही होगा कि एसेट्स के नाम में क्या-क्या होते हैं, जैसे कि हमारी ज़मीन, हमारी बिल्डिंग, हमारी मशीनरी, और क्या कह सकते हैं हमारी मशीनरी, हमारी लैंड, इस तरीके के क्या होते हैं? एसेट्स होते हैं जो हमें फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट प्रोवाइड करें। अब देखो एसेट्स भी कई तरीके के होते हैं, पहला होता है आपका नॉन करंट एसेट्स, और दूसरा होता है करंट एसेट्स, तीसरा होता है फिक्टिशियस एसेट्स। तो पहले नॉन करंट एसेट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो वो नॉन करंट एसेट्स बेसिकली क्या होता है? एसेट्स ओन्ड बाय द एंटाइटी, नॉट मीन फॉर रीसेल। नॉन करंट एसेट्स वो होते हैं जो खरीदे तो जाते हैं, बट वो खरीदे खरीदे बेचने के लिए नहीं जाते, समझ रहे हो? यानी कि वो उसे खरीद तो लेते हैं बट बेचने की वजह से नहीं खरीदते। उनका पर्पज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ खरीदना होता है, ना कि बेचना। तो ऐसे एसेट्स को नॉन करंट एसेट्स कहा जाता है। उन एसेट्स के अंदर देखो, नॉन करंट एसेट्स उनको कहा तो जाता है, और उनका दूसरा नाम क्या होता है? फिक्स्ड एसेट्स। तो आपको समझने की ज़रूरत है फिक्स्ड एसेट्स को। तो वो आगे जब चैप्टर्स में जाएँगे तो उसमें फिक्स्ड एसेट्स का ही नाम लिया गया है, ना कि नॉन करंट एसेट्स का। तो इसलिए फिक्स्ड एसेट्स के नाम समझिए। फिक्स्ड एसेट्स वो होते हैं जो लॉन्ग टर्म, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए तो लेते ही हैं, फिक्स्ड एसेट्स को तो लेते ही हैं, बट उनको बेचने के पर्पज़ से नहीं लिया जाता, सिर्फ़ और सिर्फ़ खरीदने के पर्पज़ से लिया जाता है। उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें आती हैं? उसके अंदर आता है टेंजिबल एसेट्स, दूसरा आता है इंटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिनको हम फिज़िकली एक्जिस्टेंस कर सकते हैं, यानी छू सकते हैं, उन्हीं को टेंजिबल एसेट्स कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बिल्डिंग, पंखा, इस तरीके की। इंटेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिनको हम छू नहीं सकते, जिनको हम देख नहीं सकते, तो उन्हीं को इंटेंजिबल एसेट्स कहा जाता है, यानी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं कर सकते। जैसे कि गुडविल, यानी कि कंपनी ने आखिर कितनी अच्छाई कमाई है, वो हम देख तो नहीं सकते, ना ही छू सकते। फिर दूसरा पेटेंट, मैं आपको बिज़नेस में पढ़ा चुका हूँ, पेटेंट राइट्स क्या होते हैं, ट्रेडमार्क क्या होता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है, इन सबको हम छू नहीं सकते। तो इन से बट ये है हमारे एसेट्स ही, इनको इंटेंजिबल एसेट्स कहा जाता है। अब देखो, अब बात करते हैं करंट एसेट्स की। करंट एसेट बेसिकली वो होते हैं जिनको खरीदा जाता है बेचने के लिए, यानी कन्वर्ट करने के लिए कैश के अंदर। फॉर एग्जांपल गुड्स परचेज टू रीसेल, यानी गुड्स खरीदे ही इसलिए जाते हैं कि उनको बेच सकें। बेसिकली वो हैं तो हमारे एसेट्स ही, जब हमारे पास गुड्स ही, स्टॉक ही नहीं होगा तो हम अपने बिज़नेस को कैसे बढ़ा पाएँगे? तो
हैं वो भी एसेट्स, बट वो खरीदे किस लिए जाते हैं? बेचने के लिए, फॉर रीसेल, इसलिए उनको करंट एसेट्स कहा जाता है। फिक्टिशियस एसेट, ये देखो ये फिक्टिशियस एसेट्स ये होते हैं, ना तो ये करंट एसेट्स होते, ना ही नॉन करंट एसेट्स होते, ना टेंजिबल ना इंटेंजिबल। ये वो एसेट्स होते हैं जो कि हमारी अकाउंटिंग एंट्री के अंदर एग्जिस्टेंस ही नहीं करते। एसेट्स के नेम से हमारी अकाउंटिंग के अंदर एग्जिस्टेंस ही नहीं करते, उन्हीं को फिक्टिशियस एसेट्स कहा जाता है। ओके, फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब यानी कि हमारे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, यानी एडवर्टीजमेंट का खर्चा जो कि हमें एक आज तो हम खर्च कर रहे हैं, बट उसका बेनिफिट कब मिलेगा? मोर देन 1-2 ईयर, यानी कि 1 से ज़्यादा सालों तक हमें उसका फ़ायदा मिलेगा। तो ऐसे एसेट्स को फिक्टिशियस एसेट्स कहा जाता है, यानी कि जैसे कि लाइक एडवर्टीजमेंट। ठीक है, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल। तब आगे बढ़ते हैं। देखो रिसिप्ट्स, रिसिप्ट का मतलब क्या होता है? रिसिप्ट आर कैटेगरीज इनटू रेवेन्यू, रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। देखो रिसिप्ट का बेसिकली यही मतलब होता है, ये उसकी कैटेगरी होती है रेवेन्यू की, यानी कि कुछ पैसा आना, और उसी को ही रिसिप्ट कहा जाता है। अब रिसिप्ट कितनी तरीके की होती हैं? पहला रेवेन्यू रिसिप्ट एंड दूसरा कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट यानी कि जब क्या नाम है हमारे बिजनेस के अंदर प्रोपराइटर पैसा लगाता है तो उसे कैपिटल रिसिप्ट दी जाती है। रेवेन्यू यानी जब कोई इनकम आती है तो रेवेन्यू रिसिप्ट। तो इसके अंदर क्या बता रखा है? पहले रेवेन्यू रिसिप्ट ही बता रखा है हमें। तो रेवेन्यू रिसिप्ट उन्हें कहते हैं जो कि हमें कोई छोटा अमाउंट रिसीव्ड हो रहा हो डे टू डे, यानी कि छोटा अमाउंट, जैसे कि यानी जैसे हम गुड्स एंड सर्विसेज बेच के जो अमाउंट हमें रिसीव्ड हो रहा हो डे टू डे, उसको रेवेन्यू रिसिप्ट कहा जाता है। कैपिटल रिसिप्ट किसे कहा जाता है? कैपिटल रिसिप्ट उसे कहा जाता है जो कि हमें डे टू डे नहीं बल्कि कभी कभी कोई बड़ा अमाउंट रिसीव्ड हो, उसी को कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। अब वो कैसे हो सकता है? जब हम अपने फिक्स एसेट्स को सेल करते हैं कई सालों बाद, तो उसको उसका जो अमाउंट हमें रिसीव्ड होता है उसको कैपिटल रिसिप्ट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, आपने अपनी बिल्डिंग 10 साल बाद सेल करी, तो उसका बिल्डिंग का प्राइस हो गया 2 करोड़ रुपए। जो 2 करोड़ का अमाउंट हमारे पास आएगा तो उसको कैपिटल रिसिप्ट कहा जाएगा, क्योंकि वो अमाउंट रोज़ नहीं आएगा और इतनी लार्ज क्वांटिटी में नहीं आएगा, तो उसके लिए उसको कैपिटल रिसिप्ट कहा जाता है। और तो एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा, यानी कि जो हम खर्च करते हैं अपनी गुड्स बनाने में, सर्विसेज बनाने में, तो इस तरीके को एक्सपेंडिचर कहते हैं। अब एक्सपेंडिचर के भी 2 टाइप होते हैं। पहला होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर अभी हम पढ़ के आए हैं कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है? जब कोई बड़ा अमाउंट हमारे पास आता है उसको कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हुआ? जब कोई बड़ा अमाउंट हमारे पास से जाता है यानी खर्च होता है, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हुआ? यानी कि जब हम कोई फिक्स एसेट्स परचेज करते हैं तो उसमें क्या होता है, लार्ज क्वांटिटी में अमाउंट का आउटफ्लो होता है, तो उसी को कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है, यानी लार्ज क्वांटिटी में अमाउंट का आउटफ्लो होना अपने बिजनेस से। अब उसके बाद आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अभी हम पढ़ के आए रेवेन्यू रिसिप्ट के बारे में, यानी कि डे टू डे की जो हमें इनकम होती है उसको रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हुआ? यानी जो डे टू डे के हमारे पास खर्चे होते हैं उनको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि जैसे हम कोई मटेरियल परचेज कर रहे हैं, गुड्स को बनाने में जो कॉस्ट लग रही है उनको कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। अब उसके बाद आते हैं डेफर्ड, यानी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका मतलब ये होता है कि एक्सपेंस ऑफ रेवेन्यू नेचर रिटर्न ऑफ इन मोर देन 1 ईयर, यानी कि ये ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि 1 से ज़्यादा सालों तक हमें जो सॉरी एक्सपेंस ऑफ रेवेन्यू नेचर रिटर्न ऑफ इन द मोर देन 1 ईयर, यानी कि ऐसे एक्सपेंडिचर जो लिखे जाते हैं 1 से ज़्यादा सालों के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें बता रखा है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज नेचर बट इज रिटर्न ऑफ चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन मोर देन 1 ईयर accounting period because it estimate to benefit such expenditure were available in more than one financial year. For example, large advertisement expenditure that will be benefit in accounting period deferred revenue expenditure. देखो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब ये होता है कि ऐसा एक्सपेंडिचर, ऐसा खर्चा जो कि हमें 1 साल से ज़्यादा तक का फ़ायदा मुनाफा देगा। जैसे कि लाइक लार्ज क्वांटिटी में क्या करवाना, एडवर्टीजमेंट करवाना, लार्ज जगह में एडवर्टीजमेंट करवाना, तो उसमें इतना पैसा लगेगा, तो जो हमारा एडवर्टीजमेंट पैसा लगेगा उससे क्या होगा, हमें फ्यूचरिस्टिक बेनिफिट मिलेगा, यानी कि आने वाले सालों के अंदर हमें इससे फ़ायदा पहुंचेगा। देखो एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? एक्सपेंस बेसिकली एक्सपेंस को भी खर्चा ही कहा जाता है, बट एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? ऐसा एक्सपेंस जो किया गया हो कमाने के लिए रेवेन्यू,
यानी कि पैसा कमाने के लिए जो एक्सपेंस किया गया हो उसी को एक्सपेंस कहा जाता है। इसके अंदर भी दो तरीके आते हैं, पहला प्रीपेड एक्सपेंस, दूसरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। देखो प्रीपेड एक्सपेंस बेसिकली क्या होता है, इसको ऐसे समझिए कि हमने हमारी कोई फैक्ट्री चल रही है, हमने अपनी फैक्ट्री का जो रेंट है 1 महीने से ज़्यादा हमने 3 महीनों का पहले से ही एडवांस में दे दिया। तो हम क्या करेंगे, पहले उन 3 महीनों को यूज़ करेंगे अपने, जो हमने रेंट दिया रखा है, तभी तो हम आगे रेंट देंगे। तो वो क्या हुआ, हमारा प्रीपेड एक्सपेंस होगा, यानी कि ऐसा एक्सपेंसेस जो कि खर्च तो हो गया है बट अभी उसे यूज़ करना बाकी है, इसलिए उसे प्रीपेड एक्सपेंस कहा जाता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ये होता है कि जो खर्च हो गया बट हमने पे नहीं करा, लाइक सैलरी, एम्प्लॉयों की सैलरी देने का टाइम हो गया, वेजेस देने का टाइम हो गया बट हमने वो नहीं दिया, तो उसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहा जाएगा। यानी कि एक्सपेंस तो हो तो गया बट हमने दिया नहीं, उसको एक्सपेंस कहते हैं। रेवेन्यू, मैंने आपको बताया था अभी रिसिप्ट में कि रिसिप्ट जो होता है वो रेवेन्यू का ही कैटेगरी होती है। तो यहाँ समझते हैं रेवेन्यू मतलब क्या होता है, ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश रिसीव्ड और रिसीवेबल। इसका कोई पार्ट नहीं होता स्टूडेंट्स, ये सिर्फ एक थ्योरी दे रखी है छोटी सी। ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश रिसीव्ड और रिसीवेबल, रिसीव्ड और अदर कंसिडरेशन इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से जो हमें ग्रॉस कैश आता है उसको रेवेन्यू कहा जाता है। रेवेन्यू इज अ ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश रिसीवेबल और अदर कंसिडरेशन अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइजेस फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स, यानी कि एंटरप्राइजेस के जो वर्क्स होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, उनसे जो कैश का इनफ्लो होता है उसको रेवेन्यू कहते हैं। फ्रॉम रेंडरिंग ऑफ सर्विस, यानी जो हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उससे पैसा लेना, गुड्स को सेल कर देना। एंड फ्रॉम यूज़ ऑफ अदर एंटरप्राइजेज रिसोर्सेज, यानी दूसरे एंटरप्राइजेस को अपनी रिसोर्सेज का यूज़ करवाना, तो वो क्या करते हैं, हमें पैसे देते हैं, तो इसी को रेवेन्यू कहा जाता है। ठीक है, रिसीव बाय द एंटरप्राइजेस फ्रॉम इट्स ऑपरेशन, यानी ऑपरेशन के थ्रू जो हमारे पास पैसे आते हैं उन्हीं को रिसिप्ट कहते, रेवेन्यू कहते हैं, सॉरी। अब बात करते हैं देखो इनकम की। इनकम का मतलब क्या होता है, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस, यानी कि एक्सपेंसेस को हटाने के बाद, खर्चों को हटाने के बाद जो हमारे पास पैसे बचते हैं उसको इनकम कहा जाता है। लाइक इनकम इज़ द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, यानी इनकम का बेसिकली ये मतलब हुआ कि हमने अपनी अकाउंटिंग पीरियड के अंदर आखिर कितना प्रॉफिट अर्न किया। इन अदर वर्ड्स, इनकम इज़ द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस, यानी कि इनकम वो है कि रेवेन्यू से ऊपर और ओवर एक्सपेंस, यानी कि रेवेन्यू और एक्सपेंस के बीच में जो बनता है उसे इनकम कहा जाता है। इट इज़ अ ब्रॉडर term than profit and includes profit from activities other than is operating activities. For example, गुड कॉस्टिंग, गुड कॉस्ट कराया हमने 15,000 रुपये का, खर्चा आया उसको बनाने में, सेल कर दिया 21,000 रुपये का, ठीक है, और उसको एक्सपेंस कितना लगा उसे बेचने वगैरह में, तो 15,000 रुपये का उसका एक्सपेंस लगा, सेल कितने का हुआ 21,000 रुपये का। ये सारी हमें बेसिकली डिटेल दे रखी है। आप ये फॉर्मूला समझिए, इनकम इक्वल्स टू रेवेन्यू प्लस अदर इनकम माइनस एक्सपेंस। ठीक है, तो जब हम रेवेन्यू प्लस अदर इनकम, यानी रेवेन्यू को और अदर इनकम्स को प्लस करके माइनस कर देते हैं एक्सपेंसेस के अंदर, तो हमारा क्या निकल के आता है, इनकम निकल के आती है। ओके, तो प्रॉफिट अर्न फ्रॉम ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू द बिजनेस। प्रॉफिट उसको कहते हैं जो बिजनेस की ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होती हैं और उन ट्रांजैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मिलता है, हमें प्रॉफिट मिलता है, यानी कि मुनाफा होता है, उसको प्रॉफिट कहा जाता है। लाइक जैसे कि हमने कोई गुड्स बनाया और उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी की है, 5,000 रुपये की, और हमने उसको बेच कितने में दिया, 10,000 रुपये में, तो जो 5,000 रुपये का जो ऊपर का हमने बेचा है उसी को प्रॉफिट कहा जाएगा। ओके, तो प्रॉफिट के अंदर भी दो टाइप्स होते हैं, पहला ग्रॉस प्रॉफिट, तीसरा नेट प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के थ्रू हमें डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट इनकम, इन दोनों को माइनस प्लस करने के बाद जो अमाउंट आता है उसको ग्रॉस प्रॉफिट कहा जाता है। अब देखो डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं, जो हमारे फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे होते हैं। अभी यहाँ आते हैं, समझिए आगे इसके ऊपर पूरा चैप्टर बना हुआ है, तो जब हम पढ़ेंगे और डिटेल में वो तो काफ़ी आगे। तो अभी आप इधर समझिए, ग्रॉस प्रॉफिट उसे कहते हैं जो हमारा फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा होता है या फैक्ट्री से रिलेटेड इनकम होती है, उसको ग्रॉस प्रॉफिट कहा जाता है, और उसके थ्रू जो हमारे पास अमाउंट आता है उसी को ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, देखो नेट प्रॉफिट का ये मतलब होता है कि जो
हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट इनकम, यानी जो इनडायरेक्टली यानी फैक्ट्री के ऑफिसेस के खर्चे और ऑफिस की इनकम, इन सब से प्लस माइनस करके जो अमाउंट आता है उसको नेट प्रॉफिट कहा जाता है। गेन, दो गेन का मतलब भी बेसिकली पैसे का आना ही होता है, बट गेन का मतलब कैसा हुआ बे पैसे का आना? गेन वो होता है जो कि बिजनेस ट्रांजैक्शन से अलग हो और एक लार्ज अमाउंट में पैसा हमें रिसीव्ड हो, उसी को गेन कहते हैं। लाइक हमने 1 साल बाद अपनी कोई ज़मीन बेच दी, अपनी कोई मशीन बेच दी, 50,000 की, लाख की, 2 लाख की, उससे हमारे जो पैसा रिसीव्ड हुआ, उसी को गेन कहा जाएगा। अब देखो, जो हमने मशीन बेची है, ज़मीन बेची है, उससे वो हमारी रोज़ की बिज़नेस की ट्रांज़ैक्शन तो है नहीं, वो तो कभी-कभार है। जैसे लाइक हमारी मशीनरी पुरानी हो गई तो हमने उसको बेच दिया, वो हमारी बिज़नेस की ट्रांज़ैक्शन नहीं है। तो जो बिज़नेस की ट्रांज़ैक्शन से अदर रिसोर्सेज़ से जो हमें बेचने पर पैसा आता है उसको गेन कहा जाता है। अब देखो लॉस, लॉस का बेसिकली जहाँ पे प्रॉफ़िट होता है वहाँ लॉस तो होता ही होता है। तो लॉस उसको ही कहते हैं एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंस ओवर टोटल ऑफ रेवेन्यू एंड अदर इनकम। जैसे कि अभी हम पढ़ के आए हैं ऊपर इनकम का, वैसे ही सेम टू सेम इसका आएगा सारा काम, ठीक है। तो लॉस का ऐसे इजी मतलब बता देता हूँ आपको कि लाइक हमने कोई गुड्स तैयार किए, उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आई 10,000 रुपये की और हमने उसको सेल कितने में किया 8,000 रुपये का, तो 2,000 रुपये का हमें लॉस हो गया। तो इसी को लॉस कहा जाएगा, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी खर्चा ज़्यादा हो जाए हमारी इनकम से, तो उसको लॉस कहते हैं। अब देखो परचेज ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, इसका मतलब क्या होता है? परचेज मीन परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम रीसेल, यानी कि ऐसा कोई मटेरियल परचेज करना जो कि सेल के लिए ही बनाया गया हो। लाइक रॉ मटेरियल हम परचेज करते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं फिनिश गुड के अंदर और उसको कर देते हैं हम सेल, तो इसी को ही परचेज कहा जाएगा कि परचेज ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड, यानी परचेज गुड्स किए जाएँ सोल्ड के यानी सेल के पर्पज़ से, एंड उसको मैन्युफैक्चरिंग करके भी हम उसको बेच सकते हैं। लाइक हमने रॉ मटेरियल परचेज कर लिया, रॉ मटेरियल परचेज करने के बाद उसको कन्वर्ट कर दिया एक साफ़ सुथरे यानी फिनिश्ड गुड के अंदर, उसको परचेज कहा जाएगा। अब देखो परचेज रिटर्न, इसका मतलब क्या होता है? रिटर्न ऑफ गुड्स भी परचेज, यानी जो गुड्स हम, जो सर्विस हम परचेज कर चुके हैं, हमने ले लिए, अब उसको वापसी कर देना प्रोड्यूसर को या फिर किसी को भी, तो उसको परचेज रिटर्न कहा जाएगा। इसका दूसरा नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड याद रखना, आपको आगे वाले चैप्टर के अंदर रिटर्न आउटवर्ड ही बताया गया है, ना कि परचेज रिटर्न, ठीक है। अब इसका एग्जांपल लिया जाए, जैसे आपने 10 जीन्स परचेज खरीदी थी, उसमें से जो है 5 जो है वो ख़राब निकली, डिफेक्टिव निकली, तो आप क्या करोगे? उनको कर दोगे रिटर्न, यानी कि वापसी कर दोगे प्रोड्यूसर को, तो उसी को परचेज रिटर्न यानी रिटर्न आउटवर्ड कहा जाएगा। सेल ऑफ गुड, यानी किसी भी गुड्स को सेल कर देना, सर्विस को दे देना, तो इसको सेल कहा जाता है। सेल्स रिटर्न का बेसिकली ये मतलब होता है कि जो हम सेल कर चुके हैं वो हमारे पास खुद वापसी आना, तो उसको सेल्स रिटर्न कहा जाएगा। अब सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या होता है? सेल्स रिटर्न दूसरा नाम होता है रिटर्न इनवर्ड, यानी कि जो हम सेल कर चुके हैं उसका वापसी आ जाना। अब इसका एग्जांपल, जैसे परचेज कर लिया था, इसको उसका उल्टा कर दो। हमने कोई मॉनिटर, 2 मॉनिटर हमने बेचे, उसमें से एक मॉनिटर ख़राब निकला, तो उसने हमें, सामने वाले जो हमारा कस्टमर था, उसने हमें वापसी कर दिया, तो उसी को सेल्स रिटर्न कहा जाएगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड ऑफ सर्विसेज बोथ, यानी कि जो अमाउंट हमें रिसीव्ड हो रहा है गुड्स सेल करने पे और सर्विस देने पे, तो उसी को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहा जाएगा। अब ऑपरेशन क्यों कहा गया? यानी कि बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड है हमारी सेल एंड सर्विसेज, तो उससे जो अमाउंट रिसीव्ड हो रहा है उसको ही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहा जाएगा। यहाँ पे हमें बता भी रखा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मींस रेवेन्यू अर्न्ड बाय एंटरप्राइजेस फ्रॉम कंपनी फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यानी बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड जो हम सेल कर रहे हैं उसी को, जो अमाउंट रिसीव्ड हो रहा है उसको हम रेवेन्यू कहते हैं। अब देखो स्टॉक गुड्स, गुड्स का मतलब क्या होता है? दो गुड्स परचेज फ्रॉम रीसेल फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, यानी गुड्स का बेसिकली ये मतलब होता है गुड्स परचेज करे जाते हैं सेल के लिए एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए। गुड्स है फिजिकल आइटम ऑफ ट्रेड, यानी गुड्स एक फिजिकल आइटम है ट्रेड का और उसको मैन्युफैक्चर करा जाता है सोल्ड करने के लिए। अप्लाइज टू द ऑल आइटम मेकिंग अप देयर सेल और परचेज ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस की ट्रांजेक्शन रिलेटेड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। बिजनेस की ट्रांजेक्शन इन्हीं के ऊपर चलती है कि गुड्स परचेज करा जाए, रॉ मटेरियल परचेज करा जाए और उनको बना के बेच दिया जाए, इसको ही गुड्स कहा जाता है। अब देखो स्टॉक एंड इन्वेंट्री, स्टॉक एंड इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? बेसिकली गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड और अनयूज्ड इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ प्रोडक्ट एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट, यानी कि ऐसा गुड्स, ऐसे प्रोडक्ट जो कि अनयूज्ड हों
अनसेल हों एक पर्टिकुलर डेट पे, यानी कि हमारे फाइनेंशियल ईयर में जो गुड्स नहीं बिके, जो गुड्स अभी गोदाम में रखे हुए हैं, तो उन्हीं को स्टॉक या इन्वेंट्री कहा जाता है। अब देखो स्टॉक के अंदर भी 2 तरीके के स्टॉक होते हैं, पहला ओपनिंग स्टॉक, दूसरा क्लोजिंग स्टॉक। देखो ओपनिंग स्टॉक वो होता है जैसे कि पिछले साल हमारा जो गुड्स बचा हुआ था, जो स्टॉक बचा हुआ था, वो गोदाम में रखा हुआ है। अब जब हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ तो वो सारे गुड्स क्या बन जाएँगे, हमारे ओपनिंग स्टॉक बन जाएँगे, यानी ये वाला फाइनेंशियल ईयर उन्हीं के साथ-साथ हमारा स्टार्ट हो रहा है, तो उनको ओपनिंग स्टॉक कहा जाता है। क्लोजिंग स्टॉक किसे कहा जाता है? क्लोजिंग स्टॉक इसे कहा जाता है जो कि हमारे फाइनेंशियल पीरियड के अंत तलक नहीं बिकते और वो लास्ट की डेट तलक भी हमारे पास रहते हैं, तो उनके साथ-साथ हम अपना फाइनेंशियल ईयर बंद करते हैं, तो उसी को क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं, ठीक है? अब देखो स्टॉक और इन्वेंट्री ऑफ गुड्स, इसका मतलब क्या होता है? स्टॉक इन्वेंट्री रीडिंग कंसर्न कंप्राइज स्टॉक इन्वेंट्री ऑफ गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड, यानी कि जो गुड्स अनसोल्ड यानी बिक नहीं पाते उनको गोदाम में रख दिया जाता है। इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न इट कंप्राइज प्रोसीड गुड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द पर्पस ऑफ सेल, वो पर्पस ऑफ सेल के लिए ही बनाए जाते हैं। इट इज़ वैल्यू ऑफ कैट्स और नेट रियलाइजेबल मार्केट वैल्यू विचएवर इज लोअर, कभी कभार क्या हो सकता है उनकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू मार्केट वैल्यू से लोअर भी हो सकती है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर। लाइक जैसे कि हमने कोई गुड्स बनाया पिछले साल और अब इस साल के अंदर उसकी जो है कीमत घट गई, तो उससे क्या होगा, हमें लॉस भी हो सकता है। और यहाँ पे उसका स्टॉक उल्टा बता रखा है स्टॉक और इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल के बारे में। अब वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है? बेसिकली वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है कि जो गुड्स अभी बनने के काम में लगे हुए हैं, यानी कि अभी कुछ हिस्सा जो है बन चुका है और कुछ हिस्सा नहीं बना हुआ, यानी वर्क इन प्रोग्रेस, अभी काम पर चल रहे हैं। ट्रेड रिसीवेबल, देखो ट्रेड रिसीवेबल का मतलब ये होता है अमाउंट रिसीवेबल अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ बोथ, यानी कि जो अमाउंट हमें रिसीव्ड हो रहा है सेल करने के बाद, सर्विस देने के बाद, उसको ट्रेड रिसीवेबल कहा जाएगा। अब देखो ट्रेड रिसीवेबल किस किस को देते हैं, इसका 2 तरीका आता है। पहला आता है डेटर, डेटर को हम देखो जो हम अपने गुड्स और सर्विसेज जो हम क्रेडिट पे यानी उधारी पे दे देते हैं, तो उनसे हमें पैसा आना है, तो उनको डेटर कहा जाएगा। तो ट्रेड रिसीवेबल के अंदर ये 2 आते हैं कि इनसे पैसा आना है, डेटर। अ पर्सन ऑन इन टाइप होम गुड्स सोल्ड एंड गुड्स सर्विसेज फ्रॉम रेंडर्ड, यानी कि इसने हमारे गुड्स एंड सर्विस ले रखी हैं और पैसे नहीं दिए हैं, तो इनसे पैसा आना होता है, तो इनको डेटर कहा जाएगा। उसके बाद आता है इसके अंदर बिल्स रिसीवेबल, एक्सेप्टेंस बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिसीव्ड फ्रॉम अ डेटर, यानी कि ये बिल्स ऑफ रिसीवर यानी बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो रिसीव्ड होता है ये डेटर से रिसीव्ड होता है। इसका मतलब क्या होता है? आप बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट बाय अ डेटर द अमाउंट ऑफ विच विल बी रिसीव्ड ऑन द स्पेसिफिक डेट, यानी कि फॉर एग्जांपल डेटर ने हमसे जो है सर्विसेज ली थी कि मैं 3 महीने के अंदर अंदर उनको दे दूंगा, बट हमें नीड पड़ रही है कि वो 2 महीने ही पैसे आने चाहिए, तो वो हमें एक बिल ऑफ एक्सचेंज इशू करता है। उससे क्या होता है कि हम किसी बैंक में जाके वो दिखा के अपना अमाउंट पहले से ले लेते हैं और कुछ चार्जेस कटवाने के बाद, तो उसी को बिल ऑफ एक्सचेंज यानी बिल्स ऑफ रिसीवेबल कहा जाता है। अब आते हैं ट्रेड पेबल, देखो ट्रेड पेबल यानी कि ट्रेड रिसीवेबल का मतलब पैसा आ रहा है सेल देकर, सर्विसेज लेकर देकर, तो ट्रेड पेबल का मतलब क्या है? सर्विसेज लेने के बाद, परचेज कुछ करने के बाद हमें पैसे देने सामने वाले को, तो उसको ट्रेड पेएबल कहा जाएगा, ठीक है। अब देखो ट्रेड पेएबल अमाउंट्स पेएबल अगेंस्ट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बहुत, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। दो ट्रेड पेएबल किस तरीके के होते हैं? पहला होता है क्रेडिटर, यानी कि जब हम कोई उधार में सामान बेचेंगे, वो सॉरी परचेज करेंगे, तो जिससे हम परचेज करेंगे वो हमारे लिए क्रेडिटर हो जाएगा, यानी उसको पैसे देना हमें पड़ने लाइबिलिटी है वो हमारी। आ पर्सन और एंटाइटी टू whom अमाउंट इज पेएबल अगेंस्ट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ, यानी कि उससे हमने परचेज और सर्विसेज लिए या कोई गुड्स परचेज करे तो उसको पैसे देने हैं। बिल्स पेएबल एक्सेप्टेंस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज गिवन इज द टू अ क्रेडिटर, क्रेडिटर्स के ऊपर से इशू किया जाता है। बिल पेएबल मीन्स ऑफ बिल एक्सचेंज एक्सपेक्ट बाय द पर्सन और एंटरप्राइजेज द अमाउंट ऑफ विच विल बी पेएबल ऑन द स्पेसिफिक डेट, इसके अंदर ये भी लिखा रहता है कि एक स्पेसिफिक डेट के अंदर इतना अमाउंट हमें पे कर देगा, तो उसी को बिल्स ऑफ पेएबल कहा जाता है। अब दो कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब क्या होता है? यानी कि जो कोई भी हम गुड्स बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो उसको बनाने में कितना खर्चा आ रहा है उसको कॉस्ट कहा जाएगा। वाउचर का मतलब क्या होता है? वाउचर एज अ एविडेंस ऑफ आ ट्रांजैक्शन, वाउचर इशू करे जाते हैं, लाइक हमने कोई क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड करे तो उसके लिए इनवॉइस इशू किया जाता है, कैश मेमो बनाया जाता है अगर कैश में कोई ट्रांजैक्शन करी है, तो अब वाउचर एक एविडेंस होता है हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन का कि हमने क्या खरीदा है, क्या परचेज किया है, क्या सेल किया है और कौन सी डेट पर किया है, ठीक है। डिस्काउंट, वो डिस्काउंट का मतलब ये होता है कि
डिस्काउंट एक ऐसा अमाउंट है, रिडक्शन इन प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड इन अमाउंट, यानी कि जो सेल करने का अमाउंट है उसके अंदर से भी प्राइस का रिडक्शन होना यानी कम होना, तो उसको डिस्काउंट कहा जाता है। डिस्काउंट दो तरीके का होता है, पहला ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा कैश डिस्काउंट। देखो ट्रेड डिस्काउंट का मतलब ये होता है बेसिकली, जब हम एक से ज़्यादा क्वांटिटी में कोई सामान खरीदते हैं तो उसमें हमें क्या मिलता है, ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। लाइक देखो जैसे 50 रुपये का कोई चीज़ है और वो 50 रुपये का जब हम कोई एक ही चीज़ खरीदने जाएंगे, एक ही प्रोडक्ट खरीदने जाएंगे तो हमें 50 का ही मिलेगा। जब वही चीज़ हम 50 ही खरीदने जाएंगे तो वो क्या होगा, 50 पे 50 रुपये का ना रहकर प्रोडक्ट प्रोड्यूसर जो होगा, रिटेलर जो होगा, वो हमें कितने का लगाएगा, 30 या फिर 40 का। तो उसमें हमें डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, यानी कि जो उसका करंट प्राइस था उससे भी कम में हमें वो मिला, क्योंकि हमने लार्ज क्वांटिटी परचेज़ करी है। तो इसी को ट्रेड डिस्काउंट कहा जाएगा। कैश डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, रिडक्शन इन अमाउंट पेएबल ऑफ और रिसीवेबल ड्यू टू टाइमली पेमेंट। जैसे कि डेटर था हमारा, कोई डेटर ने 3 महीने का समय लिया था हमसे कि हम तुम्हारे पैसे 3 महीने के अंदर चुका देंगे, बट वो 1 महीने के अंदर ही आ गया हमारे पैसे चुकाने, तो वो क्या करेगा, हमसे कहेगा कि मैं तो अपने टाइम से पहले तुम्हारे पैसे देने आया हूँ, तो मुझे कुछ डिस्काउंट दो। तो ऐसा अमाउंट जो कि हमें टाइम से पहले रिसीव्ड हो रहा है, तो उसको लेने के लिए हमें थोड़ा कैश डिस्काउंट इशू करना पड़ता है। ठीक है। रिबेट, देखो रिबेट का मतलब क्या होता है, रिडक्शन अलाउड इन द सेल वैल्यू टू डू सेयर पुअर क्वालिटी एक्सेस सप्लाई एक्सेट्रा, यानी कि ऐसा रिडक्शन अलाउड करना जो कि जैसे हमने कोई चीज़ सेल करी है वो उसकी पुअर क्वालिटी है या फिर कोई सप्लाई के अंदर दिक्कत आई है, तो वो जाहिर सी बात है कंज्यूमर रिटर्न करेगा हमें, तो रिटर्न करने से बढ़िया हम उसको रिबेट दे देते हैं, यानी कुछ अमाउंट कम करके उसको वापसी कर देते हैं, तो उसी को रिबेट कहा जाएगा। ये बेसिकली स्पेसिफिक रीज़न के लिए इशू की जाती है, ना कि हर रोज़। बैड डेट्स, देखो बैड डेट्स का मतलब क्या होता है, डेट्स नॉट रिकवरेबल, यानी कि जैसे हम कोई गुड्स हम क्रेडिट सेल कर रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि जितने भी हम उधार पे सेल कर रहे हैं, जितने भी हम उधार पे दे रहे हैं, तो उन सभी से ही पैसे आने आने हमारे पास, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और अकाउंटिंग होती ही इसलिए कि इसके अंदर हम पहले से अज्यूम्ड कर लेते हैं कि हमारे पास खर्चा कितना होना है, हमें खर्चा कितना होना है, ठीक है, या फिर हम इसके अंदर हम लॉस पहले से अज्यूम कर लेते हैं। कभी भी अकाउंटिंग के अंदर प्रॉफिट पहले से अज्यूम नहीं किया जाता, पहले से अज्यूम किया जाता है तो वो लॉस। प्रॉफिट तभी अज्यूम किया जाता है जब हम प्रॉफिट वो कमा लेते हैं। तो जैसे कि मैंने 10 आदमियों को अपना कोई गुड्स क्रेडिट पे बेचा और मुझे उसमें से 2 पे डाउट है, तो मैं उन 2 आदमियों की जो अमाउंट है वो पहले से अपनी बुक के अंदर रिकॉर्ड कर लूँगा बैड डेट्स के नाम से, क्योंकि मुझे वो लॉस हो सकता है, वो लॉस के रूप में ही उनको रिकॉर्ड कर लूँगा, तो उसी को बैड डेट्स कहा जाएगा। बैलेंस शीट, देखो बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होती है जो हमें फाइनेंशियली बताती है कि हम किस पोजीशन पे हैं, हमारे एसेट्स कितने हैं, लाइबिलिटीज़ कितनी। जब हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ इक्वल होती हैं तब हम फाइनेंशियली बिल्कुल पोजीशन पे फिट होते हैं, उसी को बैलेंस शीट कहा जाता है। ये हमें स्टेटमेंट बताती है हमारे बैलेंस की, हमारे पास एसेट्स कितने हैं और लाइबिलिटीज़ कितनी हैं। बुक्स वैल्यू का मतलब क्या होता है, देखो वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड एग्जिस्टेंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी कि दिस इज अमाउंट विच एन आइटम एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी कि जो अमाउंट हम जिस भी तारीख पे परचेज करते हैं उसको अपनी बुक्स ऑफ वैल्यू के अंदर लिखते हैं। अब देखो कोई हम प्रोडक्ट खरीद कर लाए 50,000 रुपये का, या कोई बाइक खरीद के लाए, कार खरीद के लाए, तो जितने का हम खरीद के लाए तो वो उसे बाहर आके बेच तो नहीं सकते शोरूम के बाहर से, तो उसका हर साल कोई ना कोई अमाउंट जो है वो कम होता जाता है। तो वही हम अमाउंट अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर से एक परसेंटेज के बेस पे काटते रहते हैं। जैसे हमने कोई बिल्डिंग परचेज करी तो उसका एक अमाउंट स्पेसिफिक हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से हमेशा डिडक्ट करते रहेंगे कि इतना अमाउंट तो इसका घटना ही घटना है बुक्स ऑफ वैल्यू में। बुक्स ऑफ अकाउंट यहाँ पे जहाँ पे सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करी जाती हैं पोस्टेड करने के बाद उसको बुक्स ऑफ अकाउंट कहा जाता है। क्रेडिट, यानी क्रेडिट का मतलब क्या होता है, क्रेडिट साइड हमेशा राइट साइड में लिखी जाती है एंड डेबिट साइड हमेशा डेबिट साइड में, यानी कि लेफ्ट साइड में लिखी जाती है। ये इस तरीके से कुछ डेबिट साइड हमेशा लेफ्ट साइड में, क्रेडिट साइड हमेशा राइट साइड, चाहे हम कुछ भी बना रहे हो, चाहे ट्रेडिंग बना रहे हों, चाहे बैलेंस शीट बना रहे हो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कुछ भी, ठीक है, वो बता रखा है। क्रेडिट साइड विल बी रिटर्न इन राइट साइड, डेबिट साइड विल बी रिटर्न इन लेफ्ट साइड। डेप्रिसिएशन, जैसे कि मैंने बताया कि ऐसी परसेंटेज या फिर ऐसी वैल्यू जो कि हमें अपने साल टू साल, ईयर टू ईयर में क्या करना है,
वो घटानी है अपने एसेट्स के ऊपर से, कि इतना अमाउंट इसका घटना ही घटना है हर साल में। एंट्री यानी कि जो हम ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं, जो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर एंट्री करना, रिकॉर्ड कर देना, उसको एंट्री कह देते हैं। इंसॉल्वेंट का मतलब ये होता है कि जब हम कोई अपनी गुड्स एंड सर्विसेज सामने वाले को यानी कंपनी को, एंटरप्राइज़ेज़ को या किसी पर्सन को देते हैं और वो उस टाइम एबल नहीं है हमारे पैसे चुकाने में, तो हम उसे इंसॉल्वेंट कंसीडर करते हैं। सॉल्वेंट उसे कहते हैं जब वो हमारे पैसे देने में एबल हो जाता है, तो उसे सॉल्वेंट कंसीडर कहा जाता है। प्रोपराइटर वो होता है जो बिज़नेस का मालिक होता है, जो बिज़नेस के अंदर पैसा लगाता है, सबसे ज़्यादा रिस्क, सबसे ज़्यादा लॉस और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट भी वही उठाता है, उसी को प्रोपराइटर कहा जाता है। पर्सन वो ओन्स द बिज़नेस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट का मतलब क्या होता है? स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड टू डिटरमाइंस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड द फाइनेंशियल पोजीशन। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हम तैयार करते हैं अपने, या साल के आखिर में जो भी हम ट्रांज़ैक्शन करते हैं, गुड्स बेचते हैं, सेल करते हैं या फिर कोई सर्विस देते हैं, तो उनके अपने साल के आखिर में हम देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपनी 31/3 को, कि आखिर हमने प्रॉफ़िट अर्न किया या फिर लॉस। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली हमें यही बताती है, और हमारा फाइनल अकाउंट। तो चैप्टर नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 3 का नाम है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बेसिकली ये थ्योरी के ऊपर है, इसके अंदर हमारे सारे प्रिंसिपल बता रखे हैं कि किस प्रिंसिपल के बेस पर हम अकाउंटिंग करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।